दोनों क्लासेस में मैंने आज ये बता दिया था कि अगर कोई कर्ड लिक्विड सरफेस है तो उस कर्ड लिक्विड सरफेस के एक साइड तो प्रेशर ज्यादा होगा और दूसरी साइड प्रेशर कम होगा। फटाक से लिख के बता दो, क्या बताया था? कर्ड लिक्विड सरफेस के किस साइड प्रेशर ज्यादा था? जल्दी जल्दी जल्दी, तुरंत लिख के बताओ। वहीं से आगे कर रहे हैं हमने शुरू। कर्ड लिक्विड सरफेस के किस साइड प्रेशर ज्यादा था? हाँ, मयंक बिल्कुल ठीक लिखे हो। परम बिल्कुल ठीक, मिलन बिल्कुल ठीक, प्रियांशु राव बिल्कुल ठीक, विवेक बिल्कुल ठीक, सुमित बिल्कुल ठीक, मुस्कान बिल्कुल ठीक, दीपेश बिल्कुल ठीक, विवेक बिल्कुल ठीक, तनिष्का बिल्कुल ठीक, अंजलि सांगवान बिल्कुल ठीक, ममता बिल्कुल ठीक, ऋषिका P1 is greater than P2, I do not understand। किस साइड प्रेशर ज्यादा बेटा? P1 P2 तो आप किसी को भी कह सकते हो। ऋषिका, ब्रिजेश बिल्कुल ठीक, महक बिल्कुल ठीक, कात्यायनी बिल्कुल ठीक, मनीषा मनीषा अपर लोअर के फॉर्म में ना रहो बेटी, क्योंकि जरूरी नहीं वो सरफेस वो जो लिक्विड सरफेस है वो किसी उसके ऊपर और नीचे वाली लाइन वर्टिकल हो, उसके दाएं बाएं वाली लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। तो राइट यूज प्रॉपर वर्ड, क्या चीज ठीक है वो लिखो बेटा। अपर लोअर का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे। रचित बिल्कुल ठीक लिखे हो आप। रिधि बिल्कुल ठीक लिखे हो। रिधि, निखिल नो, निखिल नो 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 बेटा, नॉट इनसाइड लिक्विड नहीं। बहुत बार तो ऐसा होगा कर्ड लिक्विड सरफेस के दोनों साइड वेपर्स होंगे, किसी भी एक साइड लिक्विड नहीं होगा, है ना निखिल? अनन्या बिल्कुल ठीक, दीपेश बिल्कुल ठीक, निखिल दोबारा से लिखो, निखिल तुम्हारा आंसर। ऋषिका भी दोबारा लिखो। भवेश राव बिल्कुल ठीक। रोहित नो, रोहित लेफ्ट राइट का कोई मतलब नहीं। अंजलि ने भी डिलीट कर दिया है। तो तन्वी बिल्कुल ठीक लिखी है, परम बिल्कुल ठीक लिखा है, मयंक बिल्कुल ठीक लिखे हो, अभिनव बिल्कुल ठीक लिखे हो, मयंक बिल्कुल ठीक लिखे हो, मनीषा बिल्कुल ठीक लिखे हो, बिल्कुल अब ठीक लिखे हो मनीषा। रोहित नहीं नहीं, रोहित बिल्कुल गलत। कर्ड लिक्विड सरफेस के हो सकता है दोनों साइड एयर हो, सिर्फ लिक्विड तो फिल्म के फॉर्म में होगा। क्लास में सो जाते हो, पढ़ते नहीं हो। शिवानी बिल्कुल ठीक लिखे हो। तो चलो, तकरीबन बच्चों ने ठीक लिखे हैं, एक दो बच्चे ठीक नहीं लिखे, तो शायद क्लास में या तो वो अटेंटिव नहीं थे या भूल गए। ऋषिका, इसमें अपर लोअर का कोई मतलब नहीं है बेटी, है ना? क्योंकि लिक्विड सरफेस ऐसे भी हो सकता है, लिक्विड सरफेस ऐसे भी हो सकता है, तो इसमें तो अपर लोअर नहीं है। तो क्या ध्यान रखना है आपने? कनकेव साइड में ज्यादा प्रेशर है, कनकेव साइड में। चाहे कनकेव ऐसे हो तो इस साइड में भी ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। एक साइड लिक्विड है, एक साइड वेपर्स प्लस एयर है, या दोनों साइड वेपर्स प्लस एयर है, उसका भी कोई मतलब नहीं। दोनों ध्यान रखें, सिर्फ कनकेव साइड में ज्यादा प्रेशर है, ठीक है? बस इतना सा ध्यान रखना है। अब आगे याद करो, दोनों क्लासेस में मैंने ये कहा था बच्चों कि हमारा मुख्य काम रहेगा कि कनकेव साइड में कन्वेक्स साइड से प्रेशर कितना ज्यादा है ये कैलकुलेट करना। कनकेव साइड में कन्वेक्स साइड से प्रेशर कितना ज्यादा है, उसको एक नाम देंगे हम, एक्सेस प्रेशर, फालतू प्रेशर। तो सपोज कनकेव साइड में कन्वेक्स साइड से डेल्टा पी प्रेशर ज्यादा है, तो डेल्टा पी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा। दो ही टाइप की मैं कर्वेचर लूंगा। एक बार ध्यान रखना बच्चों, अगर स्फीयर
है तो सब जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर एक समान होती है। अगर स्फीयर के बजाय कोई और सरफेस हो जाएगा तो एक ही पॉइंट पे दुनिया भर की कर्वेचर हो जाएंगी। तो सिर्फ दो ही कर्ड सरफेस पे मैं प्रेशर डिफरेंस निकाल के बताऊंगा, या तो कर्ड सरफेस किसी सिलेंडर का कर्ड सरफेस है या कर्ड सरफेस किसी स्फीयर का कर्ड सरफेस है। तो पहले स्फेरिकल कर्ड सरफेस के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करके बताऊंगा, और इसमें दो केस बनेंगे, स्फेरिकल ड्रॉप भी हो सकती है और स्फेरिकल बबल भी हो सकता है। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड, यानी ऐसा स्फेरिकल सरफेस जिसके एक साइड में तो है लिक्विड और दूसरी साइड में है ऐसा स्फेरिकल सरफेस जिसकी, ये क्या ऑडियो वीडियो सब ठीक है? आज कुछ डिस्टरबेंस आ रही है बच्चों? ऑल्दो मैंने इनेबल कर रखा है अपने अपने ही वीडियो को स्पॉटलाइट, पर बीच बीच में मैं देख रहा कोई और फोटो वगैरह वहां पर आ जाती है। सो ऋषिका देखना बेटा, ठीक ठाक है ना? स्पॉटलाइट ऋषिका होस्ट, ऋषिका नहीं कृति है, कृति देखना बेटा स्पॉटलाइटेड वीडियो सिर्फ मेरी है ना, और सबकी तो सब सारी एक्टिविटी आप डिसअलाउ कर दें। सुमित सेज इट इज ऑल राइट, यस तनिष्का आल्सो सेज, अनन्या आल्सो सेज, ठीक है। कृति कोई भी एक्टिविटी किसी भी पार्टिसिपेंट को अलाउ ना करें, सिर्फ मेरी एक्टिविटी अलाउ रहनी चाहिए बेटा, ठीक है? चलो तुमने कर दिया होगा, ओके। तो भाई बच्चों, कनकेव साइड में, सॉरी कर्ड लिक्विड स्फेरिकल सरफेस है तो दो केस बनेंगे, कर्ड लिक्विड स्फेरिकल सरफेस के एक साइड में लिक्विड हो एक साइड में वेपर हो, यानी जैसे लिक्विड ड्रॉप होती है, ड्रॉप के अंदर कनकेव साइड में लिक्विड और बाहर क्या है, वेपर्स प्लस एयर है। या फिर ऐसा भी कर्ड स्फेरिकल सरफेस हो सकता है जिसके दोनों साइड में एयर हो, यानी कोई बबल हो। तो दो स्पेशल केसेस में ये बात हो जाएगी। तो क्या लिखूं मैं? सबसे पहले लिखूंगा एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप के भीतर कितना ज्यादा प्रेशर है बाहर के तुलना में। सपोज ये कोई लिक्विड ड्रॉप है, इसके अंदर लिक्विड है, आर रेडियस की ड्रॉप है, द ड्रॉप इज ऑफ रेडियस आर, ठीक है बच्चों? तो ये जो आर रेडियस की जो ड्रॉप है और जिस लिक्विड की ड्रॉप है उसका सरफेस टेंशन सपोज टी है, तो एक बात तो आपको क्लियर है ही है कि अंदर की तरफ ये कनकेव है, बाहर की तरफ ये कन्वेक्स है, तो अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर कम है, तो अंदर मान लिया बाहर की तुलना में डेल्टा पी प्रेशर एक्सेस में है, यानी डेल्टा इज द प्रेशर greater than the pressure inside the liquid is greater than the pressure outside the drop by an amount delta p, डेल्टा पी हमने निकालना है। देखो बच्चों, इस एक्सेस प्रेशर के कारण से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर जो टक्कर मार रहे हैं रेडियल डायरेक्शंस में, इन टक्करों के कारण जो इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है और बाहर से कम प्रेशर ने भी इसके ऊपर फोर्स लगा रखा है, तो बाहर से कम प्रेशर के फोर्स प्लस सरफेस टेंशन के फोर्स ने अंदर के ज्यादा प्रेशर को बैलेंस कर रखा है। ये लिक्विड का सरफेस इक्विलिब्रियम में है, यानी ये अभी एक्सपेंड नहीं हो रहा है प्लीज। लेकिन मैं क्या करूं, वर्चुअल वर्क वाला मेथड फॉलो करता हूं। सपोज अगर ये थोड़ा बहुत एक्सपेंड है, हो नहीं रहा है, होता तो जो भी वर्क होता वो रियल वर्क होता, मैं वर्चुअल वर्क से कर रहा हूं इसको। सपोज ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाए, सपोज ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाए और इसकी रेडियस में क्या इंक्रीज हो जाए, डी आर रेडियल इंक्रीज हो जाए। सपोज इट्स रेडियस इंक्रीजेज बाई एन अमाउंट डी आर, तो डी आर अगर इसकी रेडियस इंक्रीज होती है,
dr अगर इसकी रेडियस इंक्रीज होती है, जो हुई नहीं है, तो ये सिचुएशन मैंने कंसीडर करनी है। इसके सरफेस के ऊपर एक छोटा सा मैं सरफेस एरिया एलिमेंट बना लूं। आई कंसीडर ए वेरी स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट हेयर। आपको विजिबल होगा, मेरी बात सुन भी रही होगी, शायद इसमें फोटो छोटा दिखता हो, तो आई थिंक समझ रहे होगे, नहीं समझोगे तो मुझे बता दोगे। इस छोटे से एरिया एलिमेंट को मैं क्या बोलूं, डीएस बोलूं, डीए बोलूं? चलो डीए बोल दिया। नोट्स में मैंने कैसे लिखा है मुझे ध्यान नहीं है, डीए डीएस व्हाटएवर, यहाँ से आप समझ ले, नोट्स में भी लिखा आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो ये डीए एरिया एलिमेंट, ये यहां से खिसक के यहाँ आएगा, तो इस डीए एरिया एलिमेंट के ऊपर ये एक्सेस प्रेशर कितना काम कर देगा, कितना वर्चुअल काम कर देगा? एक्सेस प्रेशर गुना डीए एरिया एलिमेंट, ये तो होगा इस पे रेडियली आउटवर्ड फोर्स, और गुना रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द वर्क डन, इसको डीडब्ल्यू बोल दूं। एक्सेस प्रेशर ने इसके ऊपर इतना काम कर दिया, इतना वर्चुअल वर्क कर दिया, ठीक है। तो इससे जो इसने एक्सेस प्रेशर ने इस पे जो इतना एक्सेस वर्क कर दिया, तो आप ये देखो कि इस पूरे स्फीयर के ऊपर, यहाँ पर भी ये डीए, इस पूरे स्फीयर को ऐसे दुनिया भर के डीए 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 ऐसे ऐसे एरिया एलिमेंट्स में कंसीडर कर लें, और प्रत्येक एरिया एलिमेंट एक्सेस प्रेशर ने वहां से थोड़ा सा बाहर की तरफ धकेल दिया, तो पूरे स्फीयर की रेडियस अगर डीआर बढ़ जाती है, तो पूरे स्फीयर के ऊपर कितना काम ये एक्सेस प्रेशर, कितना वर्चुअल वर्क ये एक्सेस प्रेशर, अगर ये इसकी रेडियस डीआर बढ़ा दे तो कितना काम कर देगा, ये आप सब आसानी से जानते हो। ये डेल्टा पी इंटू डीआर, डेल्टा पी प्रत्येक डीए, एट एवरी डीए डेल्टा पी सेम, एंड एवरी डीए इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय डीआर इनटू क्या, डीए। इसको क्या कर दूं, जोड़ दूं, किसके ऊपर जोड़ दूं? पूरे ड्रॉप के सरफेस पे जोड़ दूं। तो बताओ ये काम कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बच्चा इसकी वैल्यू लिख देता है। शाबाश शाबाश, लिख दो, जल्दी से लिख दो, जल्दी से लिख दो। नमन क्लास में हो क्या? नहीं प्रवेश, नमन आर यू इन क्लास और नॉट? ओके ठीक है नमन। बेटा ये पी आई माइनस पी एफ क्या लिख रहे हो रोहित? डेल्टा पी लिख दिया ना मैंने इसको, एक्सेस प्रेशर को। क्यों अपनी नई साइंस छाट रहे हो? एक्सेस प्रेशर को आप क्या लिखो, डेल्टा पी लिख के कर दो। जो सिंबल्स में फॉलो कर रहा हूँ ना बेटा, उसी को यूज करके कर दो। प्रियांशु राव, बहुत ठीक लिखे हो, शाबाश बेटा, बिल्कुल सो गुड प्रियांशु राव। नमन बिल्कुल ठीक लिखे हो, सो गुड नमन, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, दोनों बच्चे ने बिल्कुल ठीक लिखा है। रोहित बिल्कुल ठीक लिखे हो, बस वो डेल्टा पी के बजाय आपने ये लिख दिया, बाकी आप बिल्कुल ठीक लिखो। गुड रोहित गुड। सुमित नहीं लिखा है अभी। ममता, हाँ ममता ए की वैल्यू आप जानते हो बेटा, बिल्कुल ठीक लिखे हो ममता। राइट द वैल्यू ऑफ ए, बिल्कुल शाबाश, सो गुड बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तनिष्का, हाँ बिल्कुल ठीक लिखे हो तनिष्का तुम भी। आरती, हाँ बिल्कुल ठीक लिखे हो बेटी, शाबाश। सुमित, बिल्कुल ठीक लिखे हो सुमित, शाबाश। रस्तगी, बिल्कुल ठीक लिखे बेटी। निखिल, निखिल तुम ठीक लिख के मिटा क्यों देते हो यार? ठीक लिखा था, डीपी के बजाय बस डेल्टा पी तो मैं समझ लेता तुम्हारा। एंड दिस
बिल्कुल ठीक लिखे हो। आर स्क्वायर लिखना था, तुम सिग्मा स्क्वायर लिखे भवेश। बिल्कुल ठीक लिखे हो बेटा, शाबाश। ललित आपने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। प्रीति, हेलो प्रीति, बहुत अच्छी लड़की है प्रीति, शाबाश बेटा। निखिल, हाँ बिल्कुल ठीक लिखे हो निखिल तुम, कोई बात नहीं, वो मैं समझ रहा तुम्हारी बात। और बिल्कुल ठीक लिखी है मुस्कान। रिद्धि, रिद्धि इज एंड इज सॉरी, बहुत अच्छी लड़की है। बिल्कुल ठीक लिखा है रिद्धि ने, शाबाश। अंजलि सांगवान, बहुत अच्छा लिखा आपने सांगवान बेटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लड़की है मयंक लड़का है, सॉरी मयंक, कुछ गड़बड़ हो गई बेटा आपसे बस थोड़ी सी। अनन्या, ना बेटा देख गड़बड़ कर दिया तुमने अनन्या। मयंक, बिल्कुल ठीक लिखे हो मयंक। ममता, बिल्कुल ठीक लिखे हो बेटी, शाबाश बच्चों। इतने बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया, और बच्चे एक दो और हैं। शिवानी, डॉक्टर शिवानी, बिल्कुल ठीक लिखी है बेटी। ब्रिजेश, बिल्कुल ठीक लिखे हो बेटा। डिम्पी, आप भी बिल्कुल, नो 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 डिम्पी, नो डिम्पी, गड़बड़ कर दिया बेटा आपने, कोई बात नहीं। विवेक, बिल्कुल ठीक लिखे हो। मयंक यादव, बिल्कुल नहीं, मयंक यादव गलती कर दिया आपने। अभिनव, बिल्कुल ठीक लिखे हो भाई। और ये ऋषिका, बिल्कुल ठीक लिखी है बेटी, शाबाश। तन्वी, बिल्कुल ठीक लिखी है बेटी, शाबाश। तो बच्चों ने, डिम्पी अब, डिम्पी शाबाश डिम्पी, अब बिल्कुल ठीक लिख दिया बेटा आपने, गुड गुड। योगिता जी, योगिता जी थोड़ा गड़बड़ हो गया जी बेटा, कोई बात नहीं बच्चे। देखो भाई, इस ये इंटीग्रेशन है ड्रॉप के सरफेस पे, ड्रॉप्स सरफेस, मुझे ये लिखना चाहिए था इंटीग्रेशन, ड्रॉप के सरफेस पे इंटीग्रेशन। तो इस पूरे सरफेस के ऊपर डेल्टा पी सेम है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। और पूरे सरफेस में प्रत्येक डीए बाहर की तरफ डीआर बाहर निकला है, तो ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। तो खाली डीए का इंटीग्रेशन होगा। डीए का इंटीग्रेशन पूरा सरफेस एरिया ए, और पूरा सरफेस एरिया ए कितना है आपको मालूम है, पूरे स्फीयर का कितना सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्चुअल वर्क डन। यानी एक्सेस प्रेशर को इतना काम करना पड़ेगा अगर ये सक्सेसफुल हुआ, क्या करने में, इसका सरफेस एरिया बढ़ाने में, यानी इसको सरफेस को एक्सपेंड करके बाहर फैलाने में। अब ये जो काम एक्सेस प्रेशर करेगा तो क्या करेगा, लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ेगा। लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इस फिल्म लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल्स सरफेस पे थोड़ा ज्यादा जाएंगे। ऑल्दो सारा इक्विलिब्रियम है, ऑल्दो इक्विलिब्रियम है, ये वर्चुअल वर्क की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर सरफेस एरिया ऐसे बढ़ता है तो क्या होगा, सरफेस पे और मॉलिक्यूल जाएंगे, सरफेस पे और मॉलिक्यूल जाएंगे तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। और सरफेस एनर्जी कितनी बढ़ेगी, सरफेस टेंशन गुणा इंक्रीज इन सरफेस एरिया। और सरफेस एनर्जी कहां से बढ़ी, ये जो काम हुआ है इसी से सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। सो दिस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। And this W, that is delta P into dr into 4 pi r square is equal to सरफेस एनर्जी में इंक्रीज कितनी, टेंशन गुणा में इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इस पूरे स्फीयर का, अब उसके लिए सिंबल मैंने के लिए डीए डीए कर लिया था, हालांकि पूरा एरिया ए है, तो एक बार तो डीए ये लिया था, यहाँ पर मैं डीए लूंगा इंक्रीज होने के लिए, तो मैं यहाँ पर एरिया का सिंबल चेंज कर देता हूँ, एस ले लेता हूँ। पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, तो रेडियस डी आर बढ़ने से सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज होगा, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू आर, डीएस बाई डी आर इज इक्वल टू 8 पाई आर। तो डीएस इज इक्वल टू 8 पाई आर डी आर। तो डी आर रेडियस बढ़ने से सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज होगा, 8 पाई आर डी आर होगा। तो यहां पर ये वैल्यू हमने पुट कर दी।
तो डेल्टा पी गुना 4 पाई आर स्क्वायर गुना डी आर इज इक्वल टू सरफेस टेंशन गुना इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना 8 पाई आर इंटू डी आर। डी आर से डी आर काट दिया, 4 पाई से 8 पाई काट के यहाँ पर 2 लगा दिया, एक आर से मैंने एक आर काट दिया, तो सब कुछ कट गया। डेल्टा पी की वैल्यू आ गई कितनी 2t डिवाइड बाई आर। और ये आपको याद रखना है और पता नहीं कितने टाइम तक आपको याद रखना पड़ेगा, कंपटीशन क्रैक होने तक तो करना ही करना है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप is twice of the surface tension divided by radius of the liquid drop। तो ये मैंने करवा दिया है बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी मैं 10 सेकंड तक का समय दे देता हूं आपको, यदि किसी ने कोई स्टेप पूछना है तो पूछ लेगा मेरे से, ठीक है। यहीं पर रुका हुआ मैं, तार के बट खोल रहा हूँ, उसमें कल बेटे आ गई भाई, मरोड़ी पड़ गई तार में, ट्विस्टिंग हो गई बहुत ज्यादा, 2-3 दिन से हो रही है बात ना, पुराना हो गया ना तार इसलिए। Milan asked something. Milan didn't ask. Milan said everything is fine. Okay. Since none of you asked anything, it means it is okay. Now the next thing is, let us find excess pressure inside a spherical liquid, inside a bubble। किसी बबल के अंदर, स्फेरिकल है नहीं, कहीं स्फेरिकल ही होता है, तो कोई बबल है और बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो भैया अब थोड़ी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ये बुलबुला है, अंदर भी हवा है बाहर भी हवा है, मिटाने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने सारे स्टेप सेम थे, बट ध्यान नहीं रहा बच्चों, मिटा दिया, कोई बात नहीं, सारी चीज रिवाइज हो जाएगी आपकी। फिर वही स्टेप्स करें। अंदर एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी है, तो डेल्टा पी प्रेशर एक छोटे से डी एरिया एलिमेंट के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, डेल्टा पी इंटू डी एरिया ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट, और ये फोर्स रेडियली आउटवर्ड इस डीए को धकेल के लेके जाएगा, तो इस पे इतना वर्क कर देगा, और टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इसको मैं क्या कर दूं भाई, इंटीग्रेट कर दूं पूरे सरफेस के ऊपर, सरफेस ऑफ बबल, तो फिर वही बात आ जाएगी, डेल्टा पी कॉमन बाहर आ जाएगा, और डीए भी, सॉरी डी आर भी कॉमन बाहर आ जाएगा, और डीए का इंटीग्रेशन, ये डीए का मतलब है डिफरेंशियल पार्ट ऑफ दिस सरफेस, सरफेस के इनर साइड में इस सरफेस एरिया का डिफरेंशियल पार्ट, तो डीए प्लस डीए प्लस डीए प्लस क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, जो पहले किया था सेम। तो डब्ल्यू की वैल्यू ये आ गई, वर्चुअल वर्क अगर ये प्रेशर इसको बाहर धकेल सकता तो इस पे ये इतना काम कर देता, और इतना काम कर देता तो इसकी सरफेस एनर्जी बढ़ जाती। तो डब्ल्यू वुड हैव बीन इक्वल टू टी सरफेस टेंशन गुणा में इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा, सरफेस टेंशन गुणा इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब यहां पर थोड़ा सा मुद्दा है, अब यहां पर आपकी थोड़ी प्रेजेंस ऑफ पॉइंट लगेगी। बताओ इसका कितना सरफेस एरिया है बबल का, देखते कौन कौन बच्चा ठीक जानता है। एंड व्हाट इज सरफेस एरिया एंड व्हाट इज डीएस, इंक्रीज इन सरफेस एरिया व्हेन रेडियस हैज इंक्रीज्ड बाय dr। देखते हैं कौन कौन बच्चा ठीक लिख सकता है। बबल है, नाउ इट इज बबल, ड्रॉप के बजाय क्या लिख दिया मैं, बबल। जल्दी लिख दो बालकों।
ध्रुव ठीक लिखे हो? हाँ, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ तनिष्क इसका बताओ? नहीं रिधि, बिल्कुल दीपेश, दीपेश नॉन मेडिकल बिल्कुल ठीक लिखा है यार, सो गुड। डिम्पी, डिम्पी ठीक करते करते गड़बड़ कर दी ना देखो। हाँ सुमित, आपने टोटल सरफेस एरिया ठीक लिखा है। रिधि, नहीं रिधि गड़बड़ हो गई। ध्रुव, सरफेस एरिया आपने, सरफेस एरिया तो ठीक लिखा है लेकिन डीएस गलत लिखा है। सुमित, क्या कर रहे हो बेटा? अंजलि, शाबाश बेटी, बिल्कुल ठीक। तनिष्का, तनिष्का क्या कर दिया? तनिष्का कुछ गड़बड़ कर दिया आपने देखो। ब्रजेश, बेटा डिफरेंशिएट होने के बाद आर का स्क्वायर कहाँ रह जाएगा, है ना? थोड़ी सी गड़बड़ कर दी हुई आपने ब्रजेश। एंड दिस इज ललित, सो गुड ललित, बिल्कुल ठीक, शाबाश। निखिल, बहुत अच्छा लड़का है निखिल। रिधि, नहीं रिधि कुछ गड़बड़ कर दिया आपने बेटा। नमन, नमन ऐसा क्यों लिखा है यार, मेरी समझ से बाहर है आपने। शिवानी, डीएस, डिफरेंशिएट करना नहीं आता है क्या आप लोगों को? शिवानी, मिलन बिल्कुल ठीक लिखे हो। प्रवेश, क्या लिखे हो प्रवेश, समझ में नहीं आया बेटा। ममता, कुछ गड़बड़ हो गई ममता। मनीषा, बिल्कुल ठीक लिखे हो। नहीं ममता गड़बड़ हो गई है बेटी। मयंक, कोई बात नहीं, बट यू आर पार्टिसिपेटिंग, दिस इज मोस्ट प्लीजेंट फॉर मी। मयंक, कुछ गड़बड़ हो गई बेटा, कुछ ठीक है कुछ ठीक नहीं है। रोहित बिल्कुल ठीक है। तनिष्का, बिल्कुल ठीक है तनिष्का। सुमित, गड़बड़ कर दिया सुमित आप भी। चलो कोई बात नहीं, और बच्चों का चेक करना है। आरती ना, कृति कुछ गड़बड़ कर दिया। प्रियांशु बिल्कुल ठीक कर दिया। आज प्रियांशु शर्मा नहीं आया क्लास में। अनन्या गड़बड़ कर दिया। अनन्या कई दिन से गड़बड़ कर रही है लगातार। अनन्या के पेरेंट्स मेरे से बात करें अगर वो सुन रहे हैं तो। मुस्कान, नहीं मुस्कान, इसमें एरिया में इंक्रीज होने में नहीं। मुस्कान कुछ गड़बड़ कर दिया आपने। कात्यायनी बिल्कुल ठीक लिखी है बेटी। परम, बिल्कुल ठीक लिखे हो। मयंक, बिल्कुल नहीं, मयंक गड़बड़ कर दिए हो। प्रियांशु शर्मा नहीं है क्या क्लास में आज? ध्रुव ठीक लिखे हो अब। तन्वी, तन्वी बिल्कुल ठीक लिखी है बेटी, शाबाश। रोहित, क्या कर रहे हो रोहित? डिफरेंशिएशन सिखा तो दिया और फिर वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो आप लोग सभी। मयंक ठीक लिखे हो बच्चे। ब्रिजेश बिल्कुल ठीक लिखे हो। अब नमन, नमन ये क्या कर रहे हो यार आप? डिफरेंशिएशन सीखने के बाद ये क्यों कर रहे हो आप? सिर्फ ठीक है। मुस्कान और ये विवेक ठीक लिखे हो। परम ठीक लिखे हो। सुमित ने मिटा दिया है। गीतिका ठीक लिख, नहीं गीतिका एक चीज ठीक है एक चीज ठीक नहीं है। दीपेश, नहीं बेटा। प्रवेश, हम्म, कुछ ठीक है तुम्हारा ये, कुछ ठीक नहीं है। ऋषिका, बिल्कुल ठीक है। नमन, हाँ ये नमन
क्या पता आपसे क्या कुछ परेशानी है शायद। बिल्कुल ठीक भाई विवेक। मुस्कान बिल्कुल ठीक। भाई बच्चों, मैं कुछ समझ नहीं पाया, बच्चों ने कुछ अच्छे बच्चों ने क्या लिखा है। कितना सरफेस एरिया है स्फीयर का, बबल का? 4 पाई r स्क्वायर अंदर वाला और 4 पाई r स्क्वायर बाहर वाला, 8 पाई r स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस बबल। इसकी रेडियस dr इंक्रीज नहीं हुई है, वर्चुअल वर्क कर रहे हैं। अब क्यों? ये इक्विलिब्रियम में है। एक्सेस प्रेशर ने सरफेस टेंशन के कारण इनवर्ड फोर्स को और आउटर प्रेशर के कारण इनवर्ड फोर्स को, दोनों को बैलेंस कर रखा है। अगर ये एक्सपेंड होता, अगर इसकी रेडियस बढ़ती, तो इसका इतना एरिया कितना इंक्रीज हो जाता? डिफरेंशिएट एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, कितना आ गया? 16 पाई r। तो ds इज इक्वल टू 16 पाई r इंटू dr। अब उस ढंग से ना करें जैसे आप करते, जैसे देसी तरीके से करते हैं। इनिशियल तो एरिया ये भाई, और फाइनल एरिया 8 पाई r प्लस dr का स्क्वायर। फिर इसमें से ये सबट्रैक्ट करेंगे और फिर आप लिमिट लगाएंगे। डिफरेंशिएशन ऑलरेडी लिमिट लगा कर ही तो सर सिखा रखा है सारा कुछ। डिफरेंशिएशन के सारे रूल बन तो गए थे। तो ds कितना आ गया? तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज 16 पाई r इंटू dr। 16 पाई का 4 पाई काट के यहां पर 4 कर दिया, r से ये r काट दिया, ये r नीचे ले आए, dr से भी हमने dr काट दिया, तो डेल्टा p की वैल्यू आ गई 4t डिवाइड बाई r। ये तो मैं करवाता भी नहीं हूँ बच्चों के ऊपर, अपने आप छोड़ देता हूँ, सिर्फ ड्रॉप का ही करवाता हूँ। फिर भी दोनों हो गए हैं, कुछ खास टाइम की बात नहीं थी। एक बार आपसे पूछने में मैंने आंसर चेक करने में बस टाइम लगा दिया। तो भाई ड्रॉप और बबल का आप याद रख लें। बबल के अंदर प्रेशर 8t/r ज्यादा है एज कंपेयर टू बाहर का प्रेशर। ठीक है बच्चों, एक बात और ध्यान रखें, हालांकि आपके लेवल का वो क्वेश्चन है नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है एक आध कोई 12th की बात यूज करके क्वेश्चन आ जाता है और फिर लोग कटवाते भी नहीं, हम बोलते हैं तो कटवाते भी नहीं है। तो ध्यान रखें, पूरे डेरिवेशन के साथ 12th क्लास में करवाऊंगा मैं। अगर सोप बबल को हम चार्ज दे दें, चाहे पॉजिटिव चार्ज दे दें चाहे नेगेटिव चार्ज दे दें, ये एक्सपेंड होएगा। ये ध्यान रखना बस। क्यों, क्या सारा कुछ बातें बताऊंगा 12th में न्यूमेरिकल के साथ। सोप बबल है कोई, उसकी रेडियस कुछ है, इफ इट इज गिवन सम चार्ज, चाहे पॉजिटिव चार्ज दें तो भी ये एक्सपेंड होगा, नेगेटिव चार्ज दें तो भी ये कुछ एक्सपेंड हो जाएगा। कितना एक्सपेंड होगा डिपेंड करेगा कितना चार्ज दिया है। क्यों, कैसे, 12th क्लास में बता देंगे, सिर्फ ये याद रख लेना। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप आंसर दे सको। नमन नमन नमन, इनर और आउटर सरफेस में सरफेस एरिया बराबर क्यों नहीं लेंगे? सरफेस की थिकनेस कितनी है? सरफेस की थिकनेस खाली इंटरमोलिकुलर फोर्स के रेंज की है। इंटरमोलिकुलर फोर्स की रेंज है 10⁻⁻10 मीटर के आसपास की। ये जो थिकनेस है इट्स वेरी स्मॉल। बिल्कुल ठीक से तो नहीं बोल सकता मैं, नॉट 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर, ऐसा कुछ के आसपास की इसकी थिकनेस है। तो अंदर और बाहर वाले एरिया में कोई फर्क नहीं है, अंदर का एरिया भी बाहर का एरिया भी हम सेम लेंगे। ठीक, अगर थोड़ी सी रेडियस बढ़ती है तो दोनों एरिया एक साथ बढ़ गए। फिर इस लॉजिक से आप चलोगे तो डिफरेंशिएशन की ना ही इंटीग्रेशन की आप कोई भी बात ठीक नहीं मानोगे। अगर आप इस लॉजिक को फॉलो करते हो तो एवरी
thing of mathematics which I taught you is wrong. Everything of mathematics your mathematics teacher will teach you will be wrong. Every differentiation is wrong. Every integration is wrong. 1 लाख में जब भी मैं 10 लाख में जब भी मैं 1 जोड़ूंगा तो मैं इसको 10 लाख ही लिखूंगा, और 10 लाख में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी मैं इसको 10 लाख लिखूंगा। चीजें बहुत तरीके से वेरीफाई भी हो जाती है नमन। बड़ी चीज के कंपैरिजन में, बहुत बड़ी चीज के कंपैरिजन में हम बहुत छोटी चीज तो नेग्लेक्ट करेंगे। हाँ, बहुत छोटी चीज से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, बहुत छोटी चीज से डिवाइड कर देंगे तो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो डेल्टा पी मैंने दोनों में बता दिया है। अब एक बहुत मजेदार क्वेश्चन हम करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करना बच्चों, और बहुत जल्दी आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हो। अभी मैं आपका सिलेबस फिनिश कर दूंगा सरफेस टेंशन का, बाकी छोटी छोटी चीजें वो क्वेश्चंस के फॉर्म में हो जाएंगे। डबल बबल, कई बार डबल क्या कई बुलबुले चिपक जाते हैं, मैं डबल बबल से सिखा दूं। कई बार आपने देखा होगा एक बुलबुला उड़ता जाने लग रहा था, आगे कोई एक बुलबुला और भी था, दोनों बबल्स आपस में चिपक गए। ये छोटा भीम, ये बड़ा भीम। जो छोटा बबल था उसकी रेडियस थी सपोज R1, बड़ा बबल था उसकी रेडियस थी सपोज R2। तो जब ये यहां पर चिपकेंगे तो यहां पर जो सरफेस है, सरफेस, ये सरफेस, इनका कॉमन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ चेंज हो जाएगी। कॉमन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बच्चों, इस प्रकार की हो जाएगी, ऐसी कुछ हो जाएगी, ऐसी कुछ। बहुत अच्छे से नहीं बना सकता हूं मैं, अब इसको थोड़ा समझना। वो ये जो ये कॉमन सरफेस दोनों बबल जहां पर चिपक गए उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी सी इस प्रकार की हो जाएगी, यानी छोटे बबल की साइड में कॉनकेव होगी और बड़े बबल की साइड में कन्वेक्स हो जाएगी। तो जहां पर ये चिपके हैं उस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज R बन गई, तो R की वैल्यू आपने निकालनी है। सपोज आउटर एनवायरमेंट इज ऑफ आवर एयर। थोड़ा ट्राई करो बच्चों। क्वेश्चन क्या है, दो बुलबुले थे, एक बुलबुले की रेडियस थी R1 और एक थी R2, दोनों उड़ते उड़ते आपस में चिपक गए। जिस जगह पर चिपक गए हैं वहां पर कॉमन सरफेस ऑफ टेंजेंसी बन गया। तो जो कॉमन सरफेस ऑफ टेंजेंसी है, नंबर 1 तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये डेरिवेशन करोगे तुरंत पता चल जाएगा, सोचते ही तुरंत पता चल जाएगा। ये कॉमन सरफेस ऑफ टेंजेंसी छोटे बबल की साइड में, छोटे बबल की साइड में ये कनकेव होगा और बड़े बबल की साइड में कन्वेक्स होगा। सबसे पहले तो मुझे इसका ही आंसर दे दें, ऐसा क्यों होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दो बबल हैं, सौ बबल हैं, दो 100 बबल हैं, दोनों आपस में चिपक गए। कोई बच्चा ये पूछ रहा है। हाँ ध्रुव, तुम बिल्कुल ठीक रीजन लिखे हो। हाँ विवेक, तुम बिल्कुल ठीक रीजन लिखे हो। दीपेश, तुम बिल्कुल ठीक लिखे हो। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश दीपेश, शाबाश दीपेश, नॉन मेडिकल। परम, हाँ बिल्कुल परम, थोड़ा सा और इसको अच्छे से बताना पड़ेगा। नमन, हाँ नमन बिल्कुल ठीक लिखे हो।
रचित, अब हम फोर्स ऑफ कोइजन से ऊपर निकल के और बातों में आ गए हैं। फोर्स ऑफ कोइजन को यूज करके सरफेस टेंशन वगैरह हमने सब समझ लिया है। ठीक है बेटा, ऐसे तो पूरे चैप्टर में हर चीज का कारण फोर्स ऑफ कोइजन, और फिर अगर सोलिड वी कॉन्टैक्ट में फोर्स ऑफ एडिशन लिख देंगे, है ना। अब कुछ ढंग से बोलो, क्या क्यों ऐसा कुछ है। और ये लिखा है किस बालक ने, कई बच्चों के आ गए, ललित। नहीं, आउटवर्ड प्रेशर दोनों दोनों के बाहर पी नॉट है। नहीं यार, तो हाँ सुमित, उसके कान से कुछ बात होगी, ठीक बात बोल रहे हो। रोहित, समझ में नहीं आया रोहित, आप क्या कहना चाहते हो। कहते नहीं, हाँ कहते नहीं, ऐसी बात है। प्रियांशु, ठीक बोल रहे हो। निखिल, हर बच्चे ने अपने ढंग से एक्सप्लेन करने की बात कोशिश की है, और मैं ठीक से, तो किसी जिसने भी आंसर लिखा है सबने अपने अपने ढंग से ठीक लिखा है बालकों। बट बहुत अच्छे से आप इसका आंसर लिख सकते थे सारे भैया, क्योंकि छोटे बबल के अंदर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर भी एटमोस्फियर है, यहाँ पर भी एटमोस्फियर। देखो जरा, सभी बच्चों ने ठीक लिखा है लगभग लगभग, लेकिन थोड़ा सा ये लिखना चाहिए था, क्योंकि छोटे बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर ज्यादा है बड़े बबल के कंपैरिजन में। और लिक्विड सरफेस कनकेव किस साइड में होएगा, ज्यादा प्रेशर की तरफ, और ज्यादा प्रेशर है छोटे बबल के अंदर, तो छोटे बबल की तरफ ये कॉमन सरफेस कनकेव हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर यदि P1 है, यहाँ पर प्रेशर यदि P2 है, तो आप ये देखो जरा, पहले तो P1 माइनस P नोट, P1 माइनस P नोट, that is equal to what, 4T divided by R1, and P2 minus P naught, that is 4T divided by R2। इससे ही चेक कर लो, P1 ग्रेटर है, P2 स्मॉलर है, तो ये P1 प्रेशर ज्यादा है, P2 प्रेशर कम है, तो ये कॉमन सरफेस किधर कनकेव होगा, ज्यादा प्रेशर की साइड में। समझ गए बात। तो अब भैया यहाँ पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कॉमन सरफेस की R है, तो यहाँ पर तो प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर प्रेशर है P1, यहाँ पर प्रेशर है P2, तो इस यहाँ से यहाँ जाएं तो P1 माइनस P2 ये कितना होगा, ये होगा 4T डिवाइड बाई कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर। P1 माइनस P2 यहाँ से निकाल दें इन दो इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करके, तो P1 माइनस P2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4T अपॉन R1 माइनस 4T अपॉन R2, 4T से 4T कट गया, 1 अपॉन R is equal to 1 upon R1 minus 1 upon R2, R2 minus R1 divided by R1 into R2, so common surface of tangency की radius of curvature इतनी आ गई। I think all of you got it, और जिस जिसने जो भी आंसर लिखा था, अब अपने आंसर को थोड़ा सा और अच्छे से सुधार लेगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में अगर ये नहीं आया तो बताएंगे। सोप बबल से रिलेटेड 3 बबल मिल गया, ड्रॉप्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी किताबों में होंगे, डाउट्स पूछोगे तो सारे बताऊंगा ही मैं। चलो अब ये तो आपने देख लिया है, मैं रुक रहा हूं 10 सेकंड तक के टाइम के लिए, कुछ पूछना है तो बता देंगे। अनन्या समझ में आ रहा है आपको? Priyanshu Rao has written, as sir, in that also we consider two areas। कहाँ प्रियांशु? ये सरफेस, ये सरफेस की कर्वेचर इससे भी अलग है और इससे भी अलग है, कॉमन सरफेस बनेगा ना। प्रेशर तो जो इधर है वो इधर ही है, प्रेशर जो इधर है वो इधर है, तो प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 सरफेस टेंशन से रिलेट कर लिया हमने। मैं समझ नहीं पाया कि आप
सर इन द एक्सप्रेशन वी हैव डिराइव्ड 40 बाई आर, तो 40 बाई आर ही तो लिखा है। प्रेशर डिफरेंस एक्सेस प्रेशर P1 माइनस P2, इस सरफेस के क्रॉस जाओ ना, इधर से जाओगे तो P1 माइनस P नोट होगा, इधर से जाओगे तो P2 माइनस P नोट होगा, इधर से इधर जाओगे तो P1 माइनस P नोट P1 माइनस P2 होगा, और कितना होगा 40 बाई ये जो भी कनकेव सरफेस की रेडियस है वो। मिलन सेज व्हाट स्मॉल आर रिप्रेजेंट, ये कॉमन सरफेस बन गया। अब आप दो स्फीयर्स कंसीडर करें, ये तो 2D डायग्राम है, इस प्रकार से एक कॉमन सरफेस बनेगा। ऐसा कॉमन सरफेस है, ये ऐसा होगा बाहर की, इधर इधर की तरफ तो ऐसे ऐसे ये कॉमन सरफेस बनेगा ऐसे, इधर ये वाला बुलबुला है और इधर बड़े वाला बुलबुला है। अब 3D डायग्राम तो मैं कैसे बनाऊं बेटा इस पे, तो ये जो कॉमन सरफेस बन गया ऐसा, ऐसा कॉमन सरफेस बन गया ना, मैं वैसे ट्राई करता हूं, इसको मैंने दिखा दिया, ऐसा कॉमन सरफेस बन गया ये ऐसा। तो ये कॉमन सरफेस अगर किसी स्फीयर का पार्ट होता तो उस स्फीयर की रेडियस कितनी होती, उसी को तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। किसी सरफेस की किसी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मीनिंग बताया है हमने मिलन, उस पॉइंट पर हम एक कॉमन, उस पॉइंट के टेंजेंशियल हम एक स्फीयर ड्रा करेंगे, उस स्फीयर टेंजेंशियल स्फीयर ड्रा करेंगे, उस टेंजेंशियल स्फीयर की जो भी रेडियस होगी उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कॉमन सरफेस ऑफ टेंजेंसी। राइट, समझ गए? प्रियांशु आप क्या पूछ रहे हो, मैं बिल्कुल कुछ नहीं समझा हूं, तो इसलिए बेहतर है कल मुझे क्लास में आप समझाएं कि आप क्या पूछना चाहते हो। ठीक है बेटा? हाँ बिल्कुल, क्लास में पूछ लेना मुझे क्योंकि यहाँ मैं समझ नहीं पाऊंगा आप क्या कह रहे हो। तो मैं इसको अभी मिटा रहा हूं और एक बहुत सिंपल सा बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। एक कोई नली है, उस नली के दोनों साइड में टैप लगी है, टूटी लगी है, टूटी। और यहाँ पर कोई स्टॉक कॉक है जिसको खोला भी जा सकता है, जिसको बंद भी किया जा सकता है। यहाँ से बाहर से हवा डाल के इसको खोल के बाहर से हवा भी डाली जा सकती है, या बहुत सारा अरेंजमेंट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हवा सिर्फ इधर ही डाली जाए, हवा सिर्फ इधर भी डाली जाए। ऐसा भी हो सकता है ये हवा इसके जरिए दोनों साइड की बंद कर दी जाए। तो जो भी ये अरेंजमेंट ऐसा है इस प्रकार के स्टॉप कोक के जरिए, it the air can enter this way only, air can enter this way only, air can go from here to here only, and it can be stopped to go from any direction to any direction। तो ये अरेंजमेंट है। अब बाई दे हवा डाल के ये सोप सॉल्यूशन में डुबा के इसके एंड को और यहाँ एक बबल बना दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है, चलो बबल की बात कर लें, ऐसे ही फिर ड्रॉप की बात हो जाएगी। ये बबल है इधर कोई और इधर कोई बड़ा बबल है। So this side the bubble is bigger and this side the bubble is smaller, and the stop cock was closed।
ये स्टोव को क्लोज था, यहाँ छोटा बुलबुला था, वहां बड़ा बुलबुला था। तो स्टोव को हमने खोल दिया, जिससे इधर की हवा इधर, इधर की हवा इधर आ जा सके। तो बताओ क्या होना शुरू हो जाएगा? इसकी रेडियस लिख दूं मैं सपोज r, और इसकी लिख दूं मैं रेडियस r। मैं आंसर चॉइसेस लिख देता हूं। ए, r बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। बी, r और छोटी होनी शुरू हो जाएगी। सी, लास्ट में दोनों बबल सेम साइज के हो जाएंगे। डी, कुछ नहीं होगा। बताओ कौन सा आंसर ठीक है? शाबाश। कुछ बच्चों ने तो मेरा प्रश्न पूछने से पहले ही आंसर डाल दिया था। अभी लिख रहे हैं बच्चे, लिखने दो। स्टूडेंट्स हैव स्टॉप्ड राइटिंग। दीपेश आपका आंसर, चलो और बच्चे भी अभी लिख रहे हैं, लिखने दो, इकट्ठा ही चेक करूंगा मैं। मेरे ख्याल से सबने लिख दिया है, और भी आ गए आंसर, और भी आ गए हैं। चलो चलो चलो, नीचे से ही चेक करता रहता हूँ, आते रहेंगे आंसर्स। ध्रुव आपका बिल्कुल ठीक है। ऋषि का आपका बिल्कुल ठीक है। आंसर ए बी सी में डालो, फालतू साइंस क्यों लगा रहे हो यार? हाँ, मयंक आपका बिल्कुल ठीक है। प्रियांशु बिल्कुल ठीक है, प्रियांशु राव। दीपेश नॉन मेडिकल वाला बिल्कुल ठीक है। तन्वी ठीक नहीं है बेटा। डिम्पी ठीक नहीं है बेटी। अनन्या ठीक नहीं है बेटी। विवेक ठीक नहीं है बेटा। नमन ठीक नहीं है बेटा। नमन ठीक नहीं है बेटा। निखिल ठीक नहीं है बेटा। भवेश नहीं बेटा। तनिष्का बिल्कुल ठीक है। कात्यायनी बिल्कुल ठीक है। सुमित बिल्कुल ठीक है। ममता ठीक नहीं है बेटी। अभिनव बिल्कुल ठीक है। मयंक, मयंक ठीक नहीं है बेटा। मुस्कान बिल्कुल ठीक है। योगिता बिल्कुल ठीक है। ब्रजेश बिल्कुल ठीक है। रोहित बिल्कुल ठीक है। अंजलि सांगवान ठीक नहीं है बेटी। मनीषा बिल्कुल ठीक है। गीतिका बिल्कुल ठीक है। अनन्या बिल्कुल ठीक है। अनन्या शुरू में गड़बड़ लिख दिया था, फिर ठीक लिखा है। ललित बिल्कुल ठीक है। डिम्पी ठीक नहीं है बेटी। मिलन ठीक नहीं है बेटी। रोहित बिल्कुल ठीक है। निखिल ठीक है बिल्कुल। तो मयंक ने लिखा है ठीक है बेटा, मयंक। तो कल यार सारे मयंक मेरे से अलग से मिलना, जिससे मैं आप लोगों के, मयंकों के नाम में कुछ कुछ चेंज करके लिख सकूं। दीपेश, पहले गलत लिखा था, अब ठीक लिख दिया तुमने। देखो भाई, छोटा बबल जहां है वहां पर एयर प्रेशर ज्यादा है। किधर? बड़े बबल की तरफ से।
तो एयर फ्लो होगी ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, तो एयर जाएगी छोटे बबल से निकल के बड़े बबल की तरफ। होते होते सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ये बुलबुला और छोटा होता होता और छोटा होता होता ये सिचुएशन आ जाएगी, ये फूलता जाएगा। यानी ये बुलबुला के बजाय ऐसा ये कर्वेचर बन गई, ये फिल्म बन गई, और इस की रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर लास्ट में इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाएगी, तब एयर फ्लो होनी बंद हो जाएगी। ये बुलबुला पहले तो ऐसे था, फिर ये हुआ कैसे, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये कैसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, होते होते लास्ट में इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें तो ये काफी बड़ा एक सरफेस बन जाएगा। तो तब तक ये बुलबुला छोटा होता रहेगा, जब तक यहाँ जो फिल्म बन जाएगी, इस फिल्म की रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके बराबर नहीं हो जाती। देखो ये ऐसे भी हो सकती है, अगर ऐसे बन गई फिल्म तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो गई है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होने से तो काफी पहले ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके बराबर हो जाएगी, फिर एयर फ्लो होनी बंद हो जाएगी। समझ गए? हो तो गया इक्विलिब्रियम। मयंक समझ में आ गया अब? मयंक मयंक आपने प्रश्न पहले ही पूछ लिया, इस दौरान तो मैं ट्राई एक्सप्लेन कर ही रहा था। कब तक होता रहेगा एयर फ्लो? जब तक प्रेशर दोनों साइड बराबर नहीं हो जाता। ठीक है बच्चों। नाउ द बेस्ट थिंग ऑफ surface tension, that is capillarity, rise of liquid in a narrow tube। और क्योंकि इसको एक तरीके से तो मैं अभी 5 मिनट में ही समझा दूंगा, और क्योंकि फिर आप क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे और मैं ये कह सकूंगा कि चैप्टर मैंने खत्म कर दिया है, तो वो तो अभी करवा ही देता हूँ। क्या इसको कैपिलरिटी को मैं रहने दूं, कल क्लास में ही करवा दूं, क्योंकि 5 मिनट में जल्दबाजी में तो छोटा सा टॉपिक बचता है बच्चों कैपिलरी एक्शन का, वो दोनों क्लासों में मैं क्लास में ही करवा दूंगा। ठीक है, तो क्लास को एक किसी बच्चे ने कुछ लिखा है। हाँ निखिल कोई नहीं, वो क्वेश्चन कैपिलरी पे है क्लास। सर व्हाई वी विल स्टॉप श्रिंकिंग, नमन यू हैव सर व्हाई वी विल स्टॉप, व्हाई इट विल स्टॉप श्रिंकिंग व्हेन कर्वेचर, बेटा कर्वेचर सेम हो जाएगी, यहाँ पर इसकी कर्वेचर और यहाँ स्फीयर की कर्वेचर, ये पूरा स्फीयर है सेम कर्वेचर का, यहाँ बबल वो इतना बड़ा होगा कि इसकी कर्वेचर, और ये बबल इतना छोटा होगा कि लास्ट में बबल रहा ही नहीं, ऐसे फिल्म बन गई। जब ये कर्वेचर और ये कर्वेचर सेम हो गई, तो जो यहाँ पर प्रेशर है वही यहाँ पर तो प्रेशर है, तो एयर गैस किस साइड से किस साइड फ्लो करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर साइड में ना, तो दोनों साइड में प्रेशर जब सेम होगा तो फिर एयर फ्लो करना बंद कर जाएगी। समझ में आ गया मैं नमन? क्या कैपिलरिटी भी अभी करवाऊं क्या, बोलो बच्चों? कुछ बच्चे लिखते हैं करवा दो, चलो अभी करवा देता हूं बच्चों, तो प्लीज बी इन क्लास और कैपिलरिटी देख लो, अभी हो जाएगा। कुछ कम समझ में आएगा तो बाकी क्लास में समझ में आ जाएगा। कैपिलस माने हेयर लाइक, कैपिलरी ट्यूब माने हेयर लाइक ट्यूब, ट्यूब जो बाल जितनी पतली हो। मेडिकल वाले बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, उनको मालूम होगा हमारे बाल भी ट्यूब होते हैं, दे आर ट्यूब, दे आर ट्यूब्स। और ये ट्यूब कहाँ गड़ी हुई है, एक हेयर रूट में जहां गड़ी हुई है, वहां मिलेनिन नाम का एक लिक्विड भरा होता है, और वो मिलेनिन को सक करके और बाल के अंदर ऊपर चढ़ा देती हैं। मिलेनिन कलर पिगमेंट है, अगर वो ज्यादा है तो बाल काले हैं, और वो कम है तो बाल काले के बजाय कुछ थोड़े से सुनहरे से रंग के ब्राउनिश हो जाएंगे।
मिलेनिन जब खत्म हो जाता है तो बाल कलरलेस हो जाते हैं, वो कलरलेस बालों का गुच्छा व्हाइट सा लगता है हमें। तो हेयर्स आर आल्सो कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में कोई लिक्विड, जो लिक्विड स्टिक हो सकता है, जो चिपक सकता है, वो उसमें ऊपर क्यों चढ़ जाएगा और कितना ऊपर चढ़ जाएगा, ये समझाना है। कोई बिल्कुल पतली बारीक ट्यूब है, उस बारीक ट्यूब को हमने डुबो दिया। किसमें डुबो दिया? किसी ऐसे लिक्विड में जो लिक्विड उस ट्यूब के दीवारों, यानी ट्यूब सॉलिड मटेरियल की बनी हुई है, ट्यूब के सॉलिड के साथ जो लिक्विड चिपकता है, यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है, तो चिपकने वाला लिक्विड उस कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, और अधिक से अधिक कितना ऊपर चढ़ सकेगा, ये मैंने समझाना है। अभी आप इसको एक बिल्कुल आसान तरीके से पहले समझ लीजिए, और फिर दूसरे तरीके से कल क्लास में करवा दूंगा। आसान तरीके से करवाने से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बस। तो ये भाई कोई टब है या कोई कप है, जिसमें मैं क्या बता रहा हूं, कैपिलैरिटी। कैपी, मुझे स्पेलिंग ठीक से याद नहीं, शायद यही होती हो, कैपिलैरिटी, कैपिलरी एक्शन। तो कोई टब या कप है जिसमें कोई लिक्विड है, और इस में मैंने कोई बारीक सी ट्यूब डाल दी, क्योंकि मैंने डायग्राम बनाकर आपको चीजें एक्सप्लेन करनी है। तो ट्यूब है तो इतनी पतली जितनी पेन की लाइन, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो मोटा इसको दिखाना ही पड़ेगा। इस ट्यूब की जो रेडियस है, ये सपोज स्मॉल आर है, स्मॉल आर रेडियस की ट्यूब है, नैरो ट्यूब है। अब ध्यान से देखें, कुछ बीच की अवस्थाएं हैं जो ठीक बात नहीं होंगी, धीरे धीरे चीजें ठीक होती चली जाएंगी। यहीं पर देखें लिक्विड, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड इसके साथ कैसा एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा। यहाँ पर भी लिक्विड इसके साथ कितना एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो लिक्विड का सरफेस यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, लिक्विड का सरफेस यहाँ पर ऐसा। तुम कहोगे जो ऊपर क्यों उठा दिया, मैं कहूंगा ऊपर तो बहुत उठेगा। सपोज ये ऊपर नहीं उठाया मैंने, यहीं का यहीं है, लेकिन क्यों उठेगा, कितना ऊपर उठेगा, सब समझ में आ जाएगा। कुछ तो मुझे डायग्राम बनाना ही पड़ेगा ना भाई। तो ये लिक्विड का सरफेस ऊपर की तरफ, ये 3 डायग्राम छोड़ देता हूं मैं। ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मतलब इधर एयर की तरफ, एयर प्लस वेपर की तरफ ये कनकेव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चिपकने वाले लिक्विड का क्या होता है, एक्यूट होता है। ये सुबह भी बताया था। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द स्टिकिंग लिक्विड, वेटिंग लिक्विड विद द सॉलिड, इफ इट इज एक्यूट। तो इसलिए मेनिस्कस इस लिक्विड का चारों तरफ से एक्यूट एंगल होने के कारण से कनकेव अपवर्ड्स हो जाएगा। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। अब अगली बात समझाते हैं बच्चों, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, थोड़ी देर में सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर, यहाँ पर भी प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर। यहाँ से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी टक्कर मार के जो प्रेशर दे रहे हैं वो भी एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने ये सपोज ये सरफेस थोड़ा सा मैंने ऊपर दिखा लिया। कुछ डिस्कशन करते हैं, देखते हैं नीचे आएगा ऊपर जाएगा, यहीं पर रहेगा, थोड़ी अभी पता चल जाएगा, देखते जाओ आप। बहुत जल्दी आपको सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे दिखा लिया। मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाऊंगा यार, ये पॉइंट बनाया मैंने। इस पॉइंट पे लिक्विड नीचे से कितना प्रेशर मार रहा है, पी नोट, पी नोट, जो कि पी नोट है इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर ये कोई पॉइंट है, इस सरफेस से बिल्कुल नीचे। मुझे आप दिखाई नहीं दे रहा होगा तो बताना बच्चों। यहां पर मैं एक पॉइंट बनाया हूं, पॉइंट एम, काले रंग का बनाया मैंने, एम पॉइंट। इस एम पॉइंट के जस्ट ऊपर ये सरफेस के जस्ट ऊपर पॉइंट बना दिया मैंने, एन। और ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहता है सेम लेवल में है। सपोज ये लिक्विड स्टेशनरी है, सपोज, तो जो प्रेशर यहां पर लिक्विड का, वही प्रेशर यहां पर लिक्विड का, वही प्रेशर यहां पर लिक्विड का। प्रेशर इस लेवल पे नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। अब मुझे कोई बच्चा ये बताए कि प्रेशर एन पे कितना है, व्हाट इज द प्रेशर एट एन। तुम बताओगे, टाइम लगेगा, एक एक बच्चे का मुझे चेक करना पड़ेगा, किसी का भी चेक नहीं करूंगा, बच्चे को फील होगा तो मैं ही बता देता हूं। पॉइंट एन इज ओपन टू एटमोस्फियर, दिस इज पी नोट।
राइट। पॉइंट एम एन क्या है? सपोज ये लिक्विड का सरफेस यहां से बिल्कुल ऊपर नहीं उठा हुआ है, सपोज लिक्विड का सरफेस कनकेव तो बन ही जाएगा, वो तो बन ही गया, लेकिन ये लिक्विड का सरफेस बिल्कुल यहाँ पर टच ही हुआ पड़ा है, यानी पॉइंट एन इस सरफेस से जस्ट नीचे है, इस पॉइंट से जस्ट ऊपर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, क्या बताया? अच्छा, एक चीज बतानी भूल गया बच्चों, सिलेंड्रिकल सरफेस के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस आप खुद करके देखना, इट विल बी इक्वल टू टी डिवाइड बाई आर। कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये कैसे होगा बताऊंगा क्लास में। आर रेडियस का सिलेंड्रिकल सरफेस है, सिलेंड्रिकल कर्ड सरफेस, इधर लिक्विड है, बाहर एयर है, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो सिलेंड्रिकल सरफेस के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस टी डिवाइड बाई आर होगा। खुद डेरिवेशन करने की कोशिश करना, नोट्स में मैंने नहीं लिखा है, कल पूछ लेना प्लीज, जरूर से जरूर पूछ लेना, भूल गया मैं करवाना तुम्हें। अब यहाँ पर आ जाते हैं, मुझे बताएं पॉइंट एन और पॉइंट, मैं ही बताऊंगा, तुमसे पूछूंगा तुम बता भी दोगे, लेकिन चेक करने का टाइम नहीं है। प्रेशर एट एन माइनस प्रेशर एट एम, आई टोल्ड यू इट इज 2t डिवाइड बाई आर। ये जो सरफेस बनेगा, ये एक स्फीयर का, ये इसको मैग्नीफाई करके बताया, एक स्फीयर का पार्ट बनेगा ये कर्व सरफेस, और स्फीयर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज यहाँ है, तो ये आर रेडियस का सपोज, ये मेनिस्कस सपोज आर रेडियस का स्फीयर का पार्ट है। ट्यूब तो ऐसी है, ट्यूब की रेडियस तो स्मॉल आर है, ये समझ रहे? तो ट्यूब की रेडियस नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो स्फेरिकल सरफेस बन गया उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। और प्रेशर किधर ज्यादा होता है बच्चों? कनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है। इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाऊं, ये पॉइंट है एन और ये पॉइंट है एम। एम पॉइंट पे प्रेशर कम है, एन पे ज्यादा है। एन पे तो कितना प्रेशर है? एटमोस प्रेशर, पी नोट माइनस पी एम इज इक्वल टू 2t अपॉन आर। तो पीएम कितना है? पीएम तो है भैया पी नोट माइनस 2t अपॉन आर। यानी अब इस जगह को देखो, इस जगह को, लिक्विड का ये लेवल, इस जगह पे नीचे से तो प्रेशर कितना है? पी नोट, और ऊपर से प्रेशर कितना है? पी नोट माइनस 2t अपॉन आर। तो इस जगह पर ऊपर से प्रेशर तो है, अगर ये लिक्विड का सरफेस बिल्कुल यहीं पर टच हो रहा है, यानी ये पॉइंट एम बिल्कुल यहीं पर है, बस ये कनकेव ही है, तो इस सरफेस पे जो मैंने मैग्नीफाई करके यहां दिखा दिया, ऊपर से तो प्रेशर है कम, नीचे से प्रेशर है ज्यादा। ये इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब ऊपर से प्रेशर भी और नीचे से प्रेशर भी ज्यादा हो, तो क्या होगा? ये सरफेस ऊपर उठ जाएगा, यूं कह लीजिए फालतू प्रेशर इसको ऊपर उठा देगा। ऊपर उठते उठते ऊपर उठते उठते ये सरफेस आ जाएगा काफी ऊपर। सपोज ये सरफेस आ गया अब यहाँ पर, पॉइंट एम अब यहाँ पर है, ये पॉइंट एन है ही है। अब हो गई बात, तो कितना ऊपर उठ गया? एच हाइट ऊपर उठ गया, यहाँ से कितना ऊपर उठ गया? एच हाइट ऊपर उठ गया। पॉइंट एम पर प्रेशर तो वही है, कितना? थोड़ी देर पहले जो मैंने लिखा था, दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट एम। और इस पॉइंट पर ऊपर से प्रेशर और नीचे से प्रेशर सेम होगा। नीचे से तो कितना है? पी नोट। ऊपर से कितना है? यहां से लेकर यहां तक आए पीएम प्लस एच रो जी। तो पी नोट इज इक्वल टू पीएम कितना है? पी नोट माइनस 2t अपॉन आर प्लस एच इंटू रो इंटू जी। तो एच इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू 2t अपॉन आर। तो कितनी हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा? H is equal to 2t upon R rho g. This is called ascent formula. ascent formula इतना ऊपर चढ़ गया, तो कितना ऊपर चढ़ जाएगा लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में? ट्वाइस ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये पूरा डेरिवेशन छोटा सा है, बता दिया है, लेकिन इसमें कुछ बात और भी बतानी है अभी। तो ये जो मेनिस्कस है बच्चों, ये मेनिस्कस जिस भी स्फीयर का पार्ट है, सपोज उस स्फीयर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है,
और ये ट्यूब ऐसी थी, ये ट्यूब तो ऐसी थी ना, ये ट्यूब ट्यूब तो ऐसी थी बच्चों, ये ऐसी। ट्यूब की रेडियस थी कितनी, स्मॉल आर। यहां पर क्या था, ग्लास, ग्लास की ट्यूब जो भी ट्यूब थी, ये था क्या, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके परपेंडिकुलर, ग्लास की दीवार के परपेंडिकुलर तो ग्लास की ट्यूब की रेडियस, और ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसके परपेंडिकुलर क्या, इसकी रेडियस। दो लाइनों के बीच जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी उतना ही एंगल होता है। कैपिटल आर तो हमें मालूम नहीं है ये कितनी रेडियस का कर्वेचर का बनेगा, लेकिन स्मॉल आर तो मालूम है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी मालूम है किसी लिक्विड और किसी सॉलिड पेयर के बीच में। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, आर डिवाइड बाई कैपिटल आर इज कोस थीटा, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई कोस थीटा। तो ट्यूब की रेडियस के फॉर्म में फॉर्मूला आ जाएगा। तो कितनी हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ा, इट इज इक्वल टू 2t डिवाइड बाई रो जी इंटू आर के बजाय क्या लिख दूं, आर कोस थीटा। इतनी हाइट तक ऊपर चढ़ जाएगा लिक्विड। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ी सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर फॉर द केसेस बोल दूं, फॉर द केसेस लाइक ग्लास एंड वाटर, थीटा इज वेरी क्लोज टू 0, तो cos थीटा इज वेरी क्लोज टू 1। तो एक्सेंट फार्मूला, कांच की ट्यूब अगर कैपिलरी ट्यूब पानी में डुबो दी हो तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाता है, H इज इक्वल टू 2t डिवाइड बाई रो इंटू जी इंटू आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब। और बच्चा भूल जाता है कि ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला है, और कई बार यहाँ से बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। तो ये ध्यान रखना है, सही फार्मूला ये है, या ही कह लीजिए ये है, ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके हमने लिखा है। तो यहाँ से एक बात देखें जरा, मेरे ख्याल से सारे बच्चे सुन रहे होंगे, सभी क्लास में होंगे बच्चों, ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ट्यूब की ये फिक्स है। तो किसी कैपिलरी ट्यूब में कितनी हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, ये फिक्स हो गया, बिल्कुल हो गया जी फिक्स, कोई बात नहीं। लेकिन मान लिया 10 सेंटीमीटर तक ऊपर चढ़ना था लिक्विड, और आपने कैपिलरी ट्यूब ले ली 5 सेंटीमीटर की, यानी यहां से लेकर 10 सेंटीमीटर तक ऊपर चढ़ना था लिक्विड, आपने ट्यूब भी बीच में से काट दी, 5 सेंटीमीटर ऊंची ट्यूब है यहाँ से, तो क्या वहां से लिक्विड बहना शुरू हो जाएगा, लिक्विड इसमें से ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा, आप आंसर लिखोगे, चेक करने में टाइम लगेगा, रात ज्यादा हो गई है, तो आंसर है भाई नहीं नहीं, इससे ओवरफ्लो नहीं होगा। पहले तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रमाण दूं। देखो ये कैपिलरी ट्यूब्स में कितनी ऊंचाई तक मिलानिन चढ़ा हुआ है, चाहे आप रात भर मेरे बाल को पकड़ के छत से बांध दो तो भी ये काले के काले रहेंगे, यानी मिलानिन ऊपर तक खूब चढ़ा हुआ है, और ऊपर तक चढ़ सकता था। मेरी वाइफ के तो मेरे से बहुत बड़े बड़े बाल हैं, मेरी वाइफ के बाल को पकड़ के ऊपर छत से बांध दें, रात भर तक वो काली रहेगी, यानी ऊपर, इतने ऊपर तक मिलानिन चढ़ा हुआ है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि क्या करें, तुम में से कोई बच्चा या मैं ही, मान लिया मैं गंजा हो जाता हूँ बच्चों, तो कैपिलरी ट्यूब बिल्कुल ही काट दी। कितनी हाइट तक चढ़ना था, सपोज 1 मीटर तक चढ़ना था मिलेनिन, 100 सेंटीमीटर तक, तो बिल्कुल काट दी, तो क्या होगा, मिलेनिन यहाँ से बिखरता हुआ मेरी टांट पे फैलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से काले काले रंग का मिलेनिन आएगा, इकट्ठा कर लेंगे उसको, मजा आएगा। तो कभी किसी गंजे के सिर के ऊपर मिलेनिन बिखरा हुआ देखा है, नहीं देखा ना, इसका मतलब इनसफिशिएंट हाइट की अगर कैपिलरी ट्यूब है, उससे लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा उसको एक्सप्लेन करना है, अभी 1 मिनट और लगेगी, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये जो फार्मूला है ये पूरा ठीक नहीं है, इसके कारण से गड़बड़ हो जाती है, जो पूरा ठीक फार्मूला है उसमें चलते हैं, ये बिल्कुल ठीक फार्मूला है। तो इस फॉर्मूले को देखो जरा, H इंटू आर इज इक्वल टू 2 इंटू टी डिवाइड बाई रो इंटू जी, टू कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, तो H इंटू आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यदि कैपिलरी ट्यूब सफिशिएंट हाइट की है, कैपिलरी ट्यूब खूब ऊंची है,
तो कितनी हाइट तक लिक्विड ऊपर चढ़ेगा कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ से निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर कैपिलरी ट्यूब इनसफिशिएंट हाइट की है, बहुत ऊपर तक जाना था लिक्विड लेकिन ट्यूब छोटी है, तो जैसे ही लिक्विड यहाँ पर आएगा, बिल्कुल टॉप पे आएगा, तो लिक्विड बाहर निकलने से पहले ऐसे ऊपर होएगा। ऐसे ऊपर होते ही क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इतने और इतने में ही रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 गुना बढ़ गई है। तो जैसे ही लिक्विड इनसफिशिएंट हाइट की ट्यूब में ऊपर जाना शुरू होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जबरदस्त बढ़ेगी और बढ़ के इतनी हो जाएगी कि इसका और इसका प्रोडक्ट दोबारा से उस कांस्टेंट के बराबर ही रहे। अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी तक बढ़ सकती है भाई। अगर लिक्विड ऐसा हो गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो गई, यानी अगर एस की वैल्यू 0 भी हो जाती है तो भी लिक्विड बाहर नहीं बहेगा। तो एक्सप्लेन भी कर दिया है। और बताऊं क्या, आपके फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब तो सिर्फ क्वेश्चन ही बचते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, नाइस नाइट। और अपना अपना काम करें, जल्दी से सारे डाउट्स लगाएं। मेडिकल वाली क्लास मेरी बहुत पुअर है, वो कुछ भी नहीं करते हैं। उनके पेरेंट्स अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो बच्चों के पेरेंट्स साहिबान, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं मैं, अपने बच्चों को देखें, चेक करें, वो ऑफिस का कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी बच्चा डाउट्स नहीं पूछता है, एक दो ही डाउट्स पूछते हैं। और डाउट्स नहीं पूछे, काम नहीं करेंगे तो नंबर नहीं आएंगे। तो मेडिकल वाले पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है, नॉन मेडिकल वाले बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज, मैं खूब मेहनत करूंगा तो काम नहीं चलेगा, आपके बच्चे मेहनत करेंगे तो ही काम चलेगा। तो हर बच्चे को आप चेक करें, देखिए उसने पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स लगा ली या नहीं लगा ली है। आप ठीक से आपको ये काम करना ही पड़ेगा। बाय बाय, गुड नाइट। कृति ऑफ कर दें।